सभी का समवेग आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं याक्षी अरोड़ा मैम, जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वर्ष 2021 की अपर पीसीएस परीक्षा में रैंक 7 के साथ डेप्यूटी कलेक्टर का पद हासिल किया है। याक्षी जी समवेग के साथ ऑफलाइन ओरिएंटेशन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़ी रही। याक्षी मैम, स्वागत है आपका समवेग आईएएस में। थैंक यू सर। मैम, जितने भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनका एक ड्रीम जॉब रहता है कि वे डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल करें। मैम, आपने ये पद हासिल किया है, कैसा लग रहा है मैम आपको? सर, जब रिजल्ट आया तो ऑफ कोर्स आई वाज ऑन द क्लाउड नाइन। लेकिन हाँ, मैंने सर से बात की और सर ने मुझे कांग्रेचुलेट किया और साथ में ये भी बोला कि इस आप मेहनत करते हो तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होता ही होता है। लेकिन हाँ, डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंचना अ, ये भगवान का बहुत बड़ा उपकार है, तो इसे भूलना नहीं। तो तब से ये चीज मेरे माइंड में है। और अब तक की जर्नी में मैंने कितने इंटरव्यूज दिए हैं और सब में मैंने ये बात जरूर कही है। मैम, जितने भी बच्चे सिविल सर्विसेज में आते हैं, उनका कहीं ना कोई मोटिव रहता है और मोटिवेशन रहता है। मैम, आपका क्या मोटिवेशन रहा कि आप सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट करें? सर, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तो सर मुझे आफ्टर ट्वेल्थ ही मिल गई थी। जब ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद में गवर्नमेंट स्कीम होती है कि जो मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एसडीएम टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। तो जब मुझे भी रुद्रपुर में जब टैबलेट मिला तो वो एक एसडीएम ने दिया था। तब मैंने वहां पर अपने पापा से पूछा कि पापा ये कौन है, जो मतलब उनकी कार बॉडी गार्ड एंड ऑल। तो पापा ने बोला बेटा ये एसडीएम है। तो मैंने पूछा पापा क्या मैं बन सकती हूँ ऐसा? पापा ने कहा ऑफ कोर्स बन सकती हो। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि बनना कैसे है, पढ़ना क्या है, कौन सा एग्जाम, कुछ आइडिया नहीं था। टिल देन आई डिसाइडेड कि ठीक है बीएससी करते हैं, उसके बाद सोचेंगे बाद में। फिर बीएससी के बाद एमएससी करी। देन तब मुझे लगा कि भाई अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम है। चाहिए क्या मुझे करियर में, पीएचडी करनी है या फिर सिविल सर्विसेज में जाना है? तब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और यही मेरा इंस्पिरेशन था। मैम, जितने भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनको 3 चरणों का सामना करना पड़ता है, जो है प्री, मेंस और इंटरव्यू। मैम, इन तीनों की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो अलग अलग रहती है। इन तीनों को अलग अलग तरीके से तैयार करना पड़ता है। मैम, आपने इन तीनों चरणों को किस तरह से तैयार किया? सर, अगर मैं बात करूँ तो प्री के एग्जाम की, तो सर मेरा यूपीएससी की मैं तैयारी कर रही थी। और मेरा पहला प्री था 2020 में, जो कि मैंने दिया बट आई कुड नॉट क्वालिफाई इट। देन 2021 के एग्जाम से पहले मैंने 4 to 5 मंथ्स अच्छे से डेडिकेटली मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी। सर, मुझे लगता है कि अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी एक बार जी जान लगा के कर ली है, तब मुझे नहीं लगता आपका कोई प्रीलिम्स रुकेगा, कोई भी नहीं। तो 2021 प्री क्लियर किया मैंने। 2022 पीसीएस प्री दिया तो वो क्लियर किया। एफआरओ प्री दिया, देन क्लियर। देन हाई कोर्ट आरओ एआरओ प्री क्लियर। सर, ऐसे करके मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती प्री के एग्जाम में। इनफैक्ट अभी अ, अगर मैं कहूँ तो जब पीसीएस का प्री था तो मैंने सिर्फ 20 डेज प्रिपरेशन की थी और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से प्री क्लियर किया था। सिमिलरली अभी पीसीएस प्री दोबारा दिया, तब मैं सीएसआईआर का एग्जाम देकर आई थी। आई गेस 7 जुलाई को वो एग्जाम था और उसके बाद 14 जुलाई को ये एग्जाम था। तो मैंने सिर्फ 5 डेज दिए होंगे इस प्रीलिम्स के लिए, दो आई डेडिकेटली स्टडी। और मतलब मैं कभी कभार ऐसा होता था कि रात भर बैठ के भी पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपको कुछ चीजें रिवाइज करनी है तो वो फटाफट करनी है। तो बस सर, देन आई अगेन क्लियर दिस प्रीलिम्स। तो मुझे लगता है प्री की अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका प्री कोई नहीं रुक सकता। ऑन द अदर साइड मेंस की तैयारी के लिए आपको सिलेबस कवर करना है एंड मॉक टेस्ट देने हैं। मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ ये मॉक टेस्ट वाला जो पैटर्न है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं वो सिलेबस को कवर करते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से आप मेंस की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू के लिए भी आई प्रेफर मॉक टेस्ट। मैम, इस बार का जो पैटर्न है मीन्स का, उसमें थोड़ा बदलाव आया है। मैम, इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं, और जो बच्चे इस बार मेंस लिख रहे हैं या आने वाले परीक्षाओं में मेंस लिखेंगे, उनको क्या गाइड करेंगे? सर, मैं तो इस बदलाव को एक पॉजिटिव बदलाव ही देख रही हूँ, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पीसीएस का जो मेंस का पैटर्न है वो यूपीएससी के पैटर्न से बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एट द सेम टाइम वो पीसीएस का एग्जाम
दे सकता है, प्रोवाइडेड उसने पेपर 5 और 6 की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। तो सर इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो ये तो आपके लिए बिल्कुल अच्छी चीज है, बस आपको 2 सब्जेक्ट्स और प्रिपेयर करना है। मैम आजकल सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे अपनी तैयारी के साथ साथ अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार पढ़ाई से उनका ध्यान भटक जाता है और सोशल मीडिया को ज्यादा फोकस करते हैं। मैम आपने अपने सोशल मीडिया को किस तरह से मैनेज किया? सर ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये इशू तो मेरे साथ भी बहुत था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे चश्मे का नंबर बढ़ने में पढ़ाई के साथ साथ इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हाँ, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस तो होती है सोशल मीडिया से। तो सर मैंने इतना, मेरा यूट्यूब, वैसे तो मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक नो स्क्रॉल ऐप करके डाउनलोड कर रखा था, तो उससे मेरी जो स्क्रॉलिंग हैबिट थी वो रिड्यूस हुई। एट द सेम टाइम मैंने यूट्यूब में अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी, सो दैट वो मेरे को मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस रिकमेंड ना करें। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि थोड़ा सा तो कमी आती है। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो मैं पोमोडोरो टेक्निक बहुत यूज करती थी। 45 मिनट स्टडी तो 15 to 20 मिनट्स ब्रेक, और 2 आवर्स स्टडी तो आधे घंटे से 1 घंटे का ब्रेक तो मैं रखती ही थी। तो इस तरीके से भी मुझे पता चलता था कि हाँ मैं अपना टाइम कहाँ यूज कर रही हूँ। मैम हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो एग्जाम साइकिल है वो काफी लंबा खिंच जाता है और इस लंबे दौर और इस लंबे जर्नी में कैंडिडेट कई बार नकारात्मक जो उसकी सोच होती है उससे गुजरना पड़ता है उसे। मैम आपने इस नेगेटिविटी को इस जर्नी में अपने कैसे हैंडल किया? सर दैट वाज अ टफ आंसर एक्चुअली, और टफ क्वेश्चन आई वुड से। क्योंकि नेगेटिविटी तो आती है, कभी आप अच्छा महसूस करते हैं तो कभी आपको बुरा लगने लगता है कि कहाँ फंसे। मुझे लगता है इस दौर में हमें हमारे लव वन से जरूर बात करनी चाहिए, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स जो कि खुद इसी तैयारी में है। मुझे लगता है वो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको बुरा लग रहा है, तो किसी दिन ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को बुरा लग रहा है। कभी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि कहाँ फंस गए, देन दे चीयर चीयर अस अप। और ऑन द अदर साइड अब कभी उन्हें बुरा फील होता है तो आप भी सुनते हैं कि हाँ यार देख यार हम भी तो इसी हाल में हैं। जो भी होता है, मुझे लगता है मिल बांट कर बस इस नाव में बैठ के चलते चलना ही, ये थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन मुझे लगता है यही सोल्यूशन है। ऑन द अदर साइड एक हॉबी रखना भी बहुत जरूरी है। आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो तो आप इवनिंग वॉक पे भी जा सकते हो। आपको पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग कर सकते हो। कभी कभार इन सब थॉट्स से बिल्कुल हटकर हमें सोचना पड़ता है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। अभी अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दैट इज फाइन, हम कुकिंग कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी है आप उसे परस्यू कर सकते हैं, सो दैट आपका माइंड उन चीजों से थोड़ा सा दूर हो और आप रिलैक्स फील कर सको। फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट फाइट, बस लग जाओ। मैम जो ये सिविल सर्विसेज की जर्नी है इसमें एक मेंटर या एक सही गाइड का होना कितना जरूरी हो जाता है? ये सर मुझे बहुत लगता है कि एक मेंटोर तो होना जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। जैसे मैं मॉक इंटरव्यू देती थी तो मेरा उत्तराखंड वाला पोर्शन थोड़ा वीक था, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत चीजें और भी पढ़ रही थी, मैंने उत्तराखंड पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मुझे मॉक इंटरव्यू में यही रिकमेंड किया गया कि आप उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी किताब है आप उसे उठाओ, पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, हर चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वो लास्ट के 15 डेज पूरी परीक्षा वाणी को इस तरीके से पढ़ा, मतलब पर डे मैंने जो पढ़ा था उसके नेक्स्ट डे मैंने उसे रिवाइज करा और बार बार करा। तो ये सब चीजें आपको कौन बताएगा? मुझे लगता है एक मॉक, मतलब मेंटोर होना जरूरी है। आपका मेंटोर आपके सर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके वो रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है या क्लियर भी किया है। तो यस, इंडीड, वेरी इंपॉर्टेंट। मैम जो बच्चे अभी मेंस लिख रहे हैं या जो आने वाले टाइम पे मेंस लिखेंगे उनके लिए राइटिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। मैम उस स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता है एक कैंडिडेट? सर राइटिंग स्किल की बात करें तो
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आप आंसर खुद कैसे लिख रहे हैं। आपकी यूनिकनेस क्या है, क्या आप उस लेवल तक सोच पा रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दें, आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग है या नहीं। पहला आपको अपना खुद का आंसर लिखना है। उसके बाद आपको यही आंसर एक टॉपर के आंसर से मैच करना है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पहले आंसर लिखो फिर आप टॉपर से वो आंसर लिखो। आप वही कोई टॉपर कॉपी देख रहे हो, आप उसका क्वेश्चन देखो, आप आंसर लिखो, देन उसके आंसर से मैच करो। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड आंसर क्या है। और उसके बाद में आप अपनी कमियों को नोट करो। और एक नोटबुक आप साइड बाय साइड तैयार रखो कि हाँ, मैं इसका आंसर में ये इंट्रो डाल सकती थी या फिर ये कंक्लूजन लिख सकती थी। इसके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आप वो आर्ग्यूमेंट्स नोट डाउन कर लो। लेकिन आपको वो आर्ग्यूमेंट्स कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जब होगा तो उसके क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होंगे। लेकिन हाँ, आप वो आर्ग्यूमेंट कहीं ना कोई आंसर में यूज जरूर कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो यूज हो रहा हो वहां पर। और आप अपने इंट्रो और कंक्लूजन को जितना हो सके पेपर स्पेसिफिक तैयार रखो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप आर्ग्यूमेंट्स भी खुद जनरेट कर रहे हो। आप इंट्रो और कंक्लूजन में भी उस समय दिमाग लगाओ कि हाँ, मैं ये चीज यहाँ और अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो पेपर स्पेसिफिक इंट्रो जैसे कि पॉलिटी में आप आर्टिकल्स ध्यान रखो। GS1 मतलब हिस्ट्री वाले एग्जाम में आप इम्पोर्टेंट लीडर्स, इम्पोर्टेंट सन वगैरह जो भी ईयर्स हो चुके हैं उनके बारे में ध्यान रखो। और GS3 में मतलब इकोनॉमी वाले पोर्शन में आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे से काफी कुछ कोट कर सकते हो। तो आप उसके कहीं ना कहीं नोट्स प्रिपेयर्ड रखो कि GDP आएगा तो मुझे ये लिखना है उत्तराखंड की GDP एट प्रेजेंट इतनी है, और हमारा एम अभी गवर्नमेंट का क्या है, जैसे सशक्त उत्तराखंड बनाने का एम है। तो इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन और इंट्रोस प्रिपेयर रखो। मैम, कहा जाता है कि जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास एक प्लान बी होना चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट उत्तराखंड पीसीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं उन्हें केवल इस परीक्षा को टारगेट करना चाहिए या अन्य परीक्षाओं को भी देखना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि प्लान भी होना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है जब आपकी जर्नी लंबी हो जाती है। तो अगर आप 2 से 3 साल सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करना चाहते हो, मुझे लगता है दैट इज फाइन। लेकिन अगर जर्नी 3 4 साल लंबी होने लगी है तो थोड़ा रुक कर सोचना पड़ता है कि कोई और एग्जाम दे क्या। टिल देन अगर कोई और एग्जाम में क्लियर हो जाता है तो हम अपनी जो हमारा प्लान है हम उस पर भी फोकस अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा प्लान भी एक एक एक्सटेंड के बाद आपको सोचना रखना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि अगर ये वर्क नहीं करा तो आप ऐसा ना हो कि आप डिमोरलाइज हो जाओ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा करूंगी। तो ये सब उनके लिए है जो कि इस तैयारी में थोड़ा लंबा, मतलब उनकी तैयारी थोड़ी लंबी हो गई है। मैम, परिश्रम तो हर कैंडिडेट करता है और पर सफलता कुछ ही को मिल पाती है। मैम, आपने इस परीक्षा को पास कर कर सफलता हासिल करी। मैम, आपकी इस सफलता का क्या राज रहा है? सर, ये तो सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता क्या राज रहा। बस भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस अपने मम्मी पापा को भी शुक्रिया कहूंगी, जिन्होंने काफी मेरी लंबी जर्नी हो ही गई थी इनफैक्ट, और बहुत सपोर्ट भी किया। फाइनेंशियली पापा ने कभी ऐसा कमी नहीं आने दी और कभी किसी की बातों को मेरे तक पहुंचने भी नहीं दिया। उसके लिए थैंक यू। और मम्मी की दुआओं के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे भाइयों को भी थैंक यू, और मेरे फ्रेंड्स को भी थैंक यू, एंड मेंटोर, टीचर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद बस मैं अपनी सफलता का राज इन्हें ही कहूंगी। और तो हार्डवर्क तो नो डाउट हर कोई कैंडिडेट करता है, जिसने मेंस लिखा है वो तक वो हार्डवर्क करता है इंसान। बट सफलता का क्रेडिट तो बस इन्हीं लोगों को जाएगा। मैम, आप समूह गाइड से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।